जय हिंद, नमस्कार। मैं चंदन अखिलेश पांडे आपके अपने YouTube चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सामाजिक विषय की इस यात्रा में जैसा कि आप अपने श्वेत पट पर देख रहे हैं, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की कक्षाएं भी आपका यह चैनल प्रारंभ कर चुका है। पॉलिटिकल साइंस यानी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जितने भी वीडियो इस चैनल पर प्रसारित होंगे उसका एक प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चूंकि भारतीय संविधान एक विस्तृत विषय वस्तु है, यह कई एपिसोड में यानी कई वीडियो में आपका यह चैनल प्रसारित करेगा जो आगामी आने वाले दिनों में आप तक पहुंचते जाएंगे। और आज यानी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उससे पहले हम ये जानेंगे कि यह संविधान क्या होता है। संविधान, जरा कल्पना कीजिए कि हम कोई भी खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट ही खेल रहे हैं, यानी कोई भी खेल खेलते समय उस खेल को मनोरंजन के साथ साथ उस खेल को ज्ञानवर्धन बनाने के लिए, उस खेल से खिलाड़ियों को जोड़ने के लिए, उस खेल की एक अपनी गरिमा बनी रहे उसके लिए उस खेल में नियम होते हैं और उन नियमों के तहत ही कोई खिलाड़ी उस खेल को खेलता है। हमारे विद्यालयों में भी नियम होते हैं, हमारे घरों में भी नियम होते हैं, हमारे समाज में भी नियम होते हैं और साथ ही साथ हमारे देश में भी नियम होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि संविधान नियम, अधिनियम और कानूनों का एक पुलिंदा होता है, एक संग्रह होता है जिसके द्वारा एक देश चलाया जाता है, देश की शासन व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं, परिवार चलाया जा सकता है, घर चलाया जा सकता है, समाज चलाया जा सकता है, संस्थाएं चलाई जा सकती हैं या किसी भी प्रकार का कोई निकाय चलाया जा सकता है, स्मूथली रन किया जा सकता है, प्रॉपरली वे में उसको शासित किया जा सकता है। और भारतीय संविधान को जानने से पहले हमें यह जानना बहुत ही जरूरी होगा, यानी हमें अपने आधुनिक इतिहास के भी कुछ बिंदुओं पर चलना होगा। यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हमारा जो वर्तमान भारतीय संविधान है यानी वर्तमान जो नियम कानून है, इसकी सूत्रपात कहां से हुई थी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में ये नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत और ये साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया इज ए सब कंटिनेंट यानी उपमहाद्वीप है। उपमहाद्वीप का मतलब भारत का, दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वो तीनों तरफ से जल से घिरा है। और 1498 से पहले यानी बिफोर 1498 जो भी हमारे यहाँ इन्वेडर्स आए, जो भी हमारे यहाँ फिलोसफर आए या जो भी हमारे यहाँ विदेशी हमारे यहाँ आए, वो नॉर्थ इंडिया से आए। यानी माउंटेन पैसेज, पहाड़ों से, दर्रों से गुजरते हुए हमारे देश में आए। कुछ आक्रांता बनकर के आए, कुछ आक्रमणकारी बनकर के आए, कुछ अपने धर्म के फैलाव के लिए आए, धर्मांतरण कराने के लिए आए। लेकिन 1498 में हमारे भारत का यूरोप से जुड़ा हुआ, यानी 1498 में वास्को डी गामा एक पुर्तगाली हमारे देश में आता है और 1498 से यूरोप और एशिया यानी हमारे देश केरल यानी कालीकट बंदरगाह पे वो उतरता है। और इंडिया यानी भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो प्रारंभ होने शुरू हो जाते हैं। पुर्तगालीस के बाद स्पेनिश यानी डच भी हमारे देश में आए। डच के बाद हमारे यहाँ फ्रांसीसी भी आए और फ्रांसीसी के साथ साथ तब जाकर के इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स भी हमारे देश में व्यापारिक हितों को साधने के लिए आए। और आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर के शासनकाल में, जब आपका यह चैनल आधुनिक इतिहास के विषय वस्तुओं को प्रसारित करेगा तो आप देखेंगे कि जहांगीर के शासनकाल में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर के अंग्रेज हमारे देश में आते हैं और व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, व्यापार करने के साथ साथ हमारे देश पर शासन करना भी प्रारंभ कर देते हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने वाले हैं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी दो भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहला भाग कंपनी का शासन है यानी कंपनीज रूल है, जो कि 1773 से लेकर के 1858 तक यानी 1773 से 1858 तक चलता है। और दूसरे चरण में यानी द सेकेंड स्टेज ताज का शासन यानी क्राउन्स रूल, और द क्राउन्स रूल का शासन 1858 यानी 1858 से 1947 यानी 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलता है। यानी संविधान की ऐतिहासिक
पृष्ठभूमि हमारे द्वारा अंग्रेज जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन करने लगे तो अंग्रेजों के द्वारा समय समय पर हमारे देश में संविधान बनाया गया, नियम बनाए गए, अधिनियम बनाए गए और उन नियमों अधिनियमों को दो भागों में बांटा गया है, एक कंपनी का शासन और दूसरा ताज का शासन। और आज की इस वीडियो में हम कंपनी के शासन के बारे में यानी 1773 से लेकर के 1858 तक अंग्रेजों ने समय समय पर भारतीय समाज पे जो नियम, जो कानून, जो अधिनियम लागू किए, आरोपित किए, उन नियमों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि 1773 ही क्यों? क्योंकि हम संविधान पढ़ें तब या इतिहास पढ़ें तब यह क्यों एक बड़ा ही आवश्यक शब्द हो जाता है और इस क्यों से तमाम प्रकार के कारणों का उल्लेख, कारणों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। यानी हमारे देश में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब संविधान की बनने लगी तो उसकी शुरुआत होती है 1773, जैसा कि आप देख रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यानी औपनिवेशिक भारत में, अंग्रेजों के शासित भारत में पहला हमारे समाज में कानून जो आया था, जो एक्ट आया था, जो अधिनियम आया था, वो 1773 में आया था, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से हम सभी जानते हैं। ये 1773 ही क्यों, आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 1600 में अंग्रेज आए थे और 1600 से लेकर के 1773 के बीच में अंग्रेजों ने जो कुछ भी हमारे ऊपर नियम बनाए वो नियम व्यवहारिक रूप से थे, आपसी समन्वय और स्थानीय नेताओं के, स्थानीय राजाओं के सहयोग से बनते थे। यानी उस व्यवहार का, उस सिद्धांत का कोई भी प्रमाण नहीं था। प्रमाण देखने को मिलता है 1773 में, यानी दो लड़ाइयां, एक बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में लड़ी गई, जिसका इतिहास आपको आप ही का चैनल मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेंट में लेकर के आएगा, और दूसरा बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में 1764 में लड़ा गया। और ये दोनों ही लड़ाइयां भारतीय समाज में अंग्रेजों के हौसले को बुलंद करने के लिए पर्याप्त साबित हुई। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में अब अंग्रेज व्यापारी नहीं रहे, वही अंग्रेज, वही ईस्ट इंडिया कंपनी, वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 में हमारे समाज में एक एक्ट लेकर के आती है जिसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की क्या विशेषताएं थी उसका भी जिक्र इस वीडियो में होने वाला है। तो सबसे पहली विशेषता, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी अंग्रेज जब 1773 से पहले अंग्रेजों का शासन हमारे देश में चल रहा था, उस समय हमारे देश में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। 3 प्रेसिडेंसी का मतलब 3 प्रांत हुआ करते थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से। द फर्स्ट इज बंगाल, द सेकेंड इज मद्रास एंड द थर्ड इज मुंबई, बॉम्बे। बॉम्बे के नाम से, मुंबई के नाम से जाना जाता था। और ये तीनों प्रेसिडेंसी को एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से एक एक जनरल रखे जाते थे। यानी मद्रास का जनरल, मुंबई का जनरल और बंगाल का जनरल। ये 1773 से पहले की कवायद थी। लेकिन 1773 में सबसे पहला इस नियम की विशेषता यह थी कि ये बंगाल के जो गवर्नर थे वो बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में हमारे समाज में प्रसिद्ध हो गया। और वारेन हेस्टिंग्स का नाम आता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है यहाँ पर। वारेन हेस्टिंग्स भारत के, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी 1773 से पहले तीनों प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर थे। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो पहली विशेषता थी कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया और वारेन हेस्टिंग्स ही बंगाल के गवर्नर जनरल यानी प्रथम रूप में वो बने थे। दूसरी विशेषता थी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में की गई। यानी आज जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, यह सुप्रीम कोर्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही 1774 में कलकत्ता में, यानी दिल्ली से पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया। न्यायिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए,
व्यापार से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट उत्पन्न होंगे उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में होगा, इसकी भी व्यवस्था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में की गई। और यही सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में था 1911 में यानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया। तीसरी विशेषता थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पावर्स थे उस पावर्स को बढ़ाते हुए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी प्रबंध किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की भी स्थापना की गई, यानी प्रशासनिक कार्य, व्यापारिक कार्यों के साथ साथ प्रशासनिक कार्यों को भी अंजाम दिया जाए, प्रॉपरली तरीके से उसको शासित किया जाए, इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होती है। यानी 1773 भारतीय समाज में औपनिवेशवादी भारत में लागू होने वाला यह एक पहला संविधान था जिसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जानते हैं। और ये सारी उसकी विशेषताएं थी जिसका वर्णन अभी इस वीडियो में किया गया। दूसरे नंबर पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ संशोधन बाकी रह गए थे, कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए 1784 में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भारत में इंपोज होता है। और इस पिट्स इंडिया एक्ट के इंपोज होने के बाद सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिकल पावर्स, यानी 1773 तक दोनों ही काम साथ साथ होते आ रहे थे, लेकिन 1784 में व्यापारिक काम के लिए एक अलग परिषद बन गई और प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग परिषद बन गई। और यह एक सबसे बड़ी विशेषता थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। दूसरी विशेषता इसकी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना की गई, जिससे व्यापारिक कार्यों को आसानी से नियंत्रित किया जा सके। और मॉनिटरिंग सिटीजन एंड मिलिट्री, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था ये व्यापारिक कार्यों के साथ साथ हमारे जो नागरिक थे, यानी हमारा जो समाज में रहने वाले हम भारतीय थे, और भारतीयों के साथ साथ जो सैन्य क्षमता थी अंग्रेजों की, उस सैन्य क्षमता को भी बढ़ाने के लिए, उस सैन्य क्षमता पर भी अपना नियंत्रण हो, उस नियंत्रण के लिए यह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण होता है। तीसरे नंबर पर चार्टर अधिनियम, जो कि 1833 में आता है। 1833 में तीसरा संविधान हमारे औपनिवेशवादी भारत में आता है, जिसको चार्टर्ड एक्ट यानी चार्टर अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1833 में इसको अंग्रेज भारत में लागू करते हैं और इस अधिनियम से बहुत कुछ बदल जाता है। बदलाव नंबर 1, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है वो 1833 के चार्टर अधिनियम में भारत का गवर्नर जनरल बनता है, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये नाम एक प्रासंगिक होता है इस एक्ट के आने के बाद। जैसा कि हमने देखा 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। वारेन हेस्टिंग्स पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं, और यही जब बंगाल का गवर्नर जनरल वाला पद भारत का गवर्नर जनरल बनता है 1833 में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह 1833 के चार्टर्ड एक्ट की पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता के रूप में एग्जीक्यूटिव पावर, कोलैप्स एग्जीक्यूटिव पावर इन मद्रास एंड बॉम्बे, यानी धीरे धीरे यह मद्रास और बॉम्बे, मद्रास चेन्नई और बॉम्बे आज की मुंबई, ये दोनों ही प्रांतों के, दोनों ही प्रोविंसेस के, दोनों ही प्रेसिडेंसीज के एग्जीक्यूटिव पावर, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर, ये सारी जो शक्तियां हैं धीरे धीरे कम कर दी जाती हैं। यानी सेंट्रल जो पावर होता है वो बंगाल यानी भारत का गवर्नर जनरल जो पद है उस पद को प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल एग्जाम, जो सिविल एग्जाम आईसीएस की परीक्षा होती थी, आज की जो आईएएस है, आज का जो यूपीएससी के द्वारा जो कई प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, ये परीक्षाएं अंग्रेजों के जमाने में भी आयोजित होती थी, जिसको आईसीएस के नाम से जाना जाता था। इस परीक्षा का सूत्रपात भी 1833 का चार्टर अधिनियम करता है, लेकिन
इस परीक्षा में बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के पाबंदी के बाद भारतीयों को इसमें शामिल होने का मौका नहीं मिलता था। चौथे नंबर पर चार्टर अधिनियम 1853 यानी 1833 के चार्टर में कुछ संशोधन बाकी रह गए थे और उसी बात को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज चौथा अधिनियम यानी कंपनी के शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंपोज होने वाला यह एक चौथा नियम था जिसको चार्टर अधिनियम 1853 यानी 1853 के नाम से हम जानते हैं। यानी कंपनी के शासन 1773 से लेकर के 1858 के बीच में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से ब्रिटिश शासन किए हैं, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किया जाने वाला यह एक अंतिम एक्ट था जिसको चार्टर्ड एक्ट 1853 के नाम से जानते हैं। और इस चार्टर एक्ट 1853 की विशेषताएं क्या थी? एक्सटेंशन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, जो भारत का गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उस परिषद की संख्या को बढ़ाया गया, यानी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा गया, अधिक से अधिक हैंड बनाए गए, डिसेंट्रलाइज किया गया ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रों पर व्यापारिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से भारतीय समाज पर अंग्रेज शासन कर सकें। अगेन कंपटीशन स्टार्ट फॉर इंडियंस, यानी 1833 के जो चार्टर्ड एक्ट में सिविल परीक्षाएं आयोजित जरूर की गई थी लेकिन भारतीयों को मौका जो रोक दिया गया उस मौके को पुनः प्रारंभ किया गया 1853 में। यानी 1853 के चार्टर्ड एक्ट से प्रत्येक भारतीय को भी प्रतियोगी परीक्षाओं और सिविल प्रतियोगी परीक्षाओं यानी लोक सेवा से जुड़ी हुई जो परीक्षाएं थी, जिस परीक्षाओं में भारतीयों को मौका नहीं दिया जाता था, उन परीक्षाओं में भी भारतीयों को मौका दिया जाने लगा। और एक नाम यहाँ पर आता है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर वो पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा यानी सिविल एग्जाम्स को भारतीय होकर के उत्तीर्ण किया था, पास किया था। इसके बाद इंक्रीज मेंबर्स इन काउंसिल, धीरे धीरे गवर्नर जनरल, जो इंडियन गवर्नर जनरल की जो परिषदों की जो संख्या थी वो धीरे धीरे बढ़ाई गई और इसका एक्सटेंशन, इसका इंक्रीमेंट 1853 के चार्टर्ड एक्ट में भी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इंप्लीमेंट मैकाले रिकमेंडेशन इन 1854, और 1853 में एक बड़ा बदलाव अंग्रेजों ने किया भारतीय समाज में, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में। और एक अंग्रेज शिक्षाविद जिनका नाम लॉर्ड मैकाले था, उनका रिकमेंडेशन, उनका जो संस्तुति थी उस मैकालेस रूल को, मैकालेस डॉक्ट्रिन को भी 1854 में भारतीय समाज में लागू किया गया। यानी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मैकाले के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया और उस प्रयास को अंजाम दिया 1853 के चार्टर अधिनियम में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लगाया गया भारतीय समाज का अंतिम संविधान था, अंतिम कानून था, अंतिम अधिनियम था। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो दो भागों में बटा है। और कंपनी के शासन, यानी जब तक हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा तब तक समय समय पर जो जो एक्ट हमारे देश में लागू किए गए और उस एक्ट से जो जो परिवर्तन हमारे समाज में देखने को मिला, हमारे देश में देखने को मिला, उसकी व्याख्या इस वीडियो में की गई। अब हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं कि ताज का शासन, यानी इस 1858 एक साल पहले 1857 जिस क्रांति के बारे में आप सभी जानते होंगे, 1857 की क्रांति होती है। अंग्रेज आशंकित होते हैं, अंग्रेज सहम जाते हैं और अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए एक बड़ा बदलाव करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ऑटोनॉमी थी वो क्राउन्स के पास चली जाती है, यानी ताज के पास चली जाती है और ब्रिटिश पार्लियामेंट से अब नियम बनने शुरू हो जाते हैं। तो हम अगले आने वाले वीडियो में जानेंगे कि ताज का शासन जो कि 1858 से यानी 1857 की क्रांति के बाद से स्वतंत्रता प्राप्ति तक ताज का शासन रहा। भारत का गवर्नर जनरल वायसराय अब हो गया और ताज ने, ब्रिटिश क्राउन ने कौन कौन से नियम हमारे भारतीयों पर स्वतंत्रता प्राप्ति तक इम्पोज किए, इंप्लीमेंट किए, इसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। संविधान रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड जितने भी वीडियोज आएंगे उनका एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अलग अलग विषय वस्तुओं के साथ हम आप सभी से रूबरू होते रहेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए, सुरक्षित रहिए इस चैनल के साथ। जय हिंद,